हाय एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं जो ये हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चला रही हूँ, तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य वंश से पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो पहले सबसे पहला भारत का विदेशी आक्रमण कौन सा था? पहला था डेरियस प्रथम कहाँ के थे? तो ये अभी ईरान इसको बोलते हैं, इसको ईरान बोलते हैं, यानी ईरान के हखमनी वंश के थे। ओके, तो ये डेरियस प्रथम का वंश आगे बढ़ा, 1 2 3 बने, तो डेरियस प्रथम 3 आया। तो उस पर सिकंदर जो ग्रीक का था, यवन का, इस पे आक्रमण किया। आक्रमण करके इसका पूरा ईरान को जीत लिया। उसके बाद फिर इसके बाद इन्होंने इंडिया पे ही आक्रमण किया। अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए झेलम नदी में किससे पोरस से युद्ध किया था ना। फिर उसको मतलब कि सत्ता वापस कर दिया, उसको सच्चाई देख के सिकंदर ने, और वापस चला गया। और सिकंदर यवन का राजा था, जिसने पूरे भारत पे, पूरे वर्ल्ड में उस टाइम जो जितना भी खोज हुआ था वर्ल्ड का, सब पे उसने जीता था, सारे पे आक्रमण किया था। और सब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट था कि सिकंदर के पत्नी का नाम क्या था? रक्षेना था। पत्नी का नाम रक्षेना था, जिसने पोरस को राखी बांधा था। फिर इसका घोड़ा का नाम क्या था? बुके फुराल था। ठीक है। इसके सेनापति जो जल सेनापति थे, यानी थल सेनापति सेल्यूकस निकोटर थे। सेल्यूकस निकोटर था ना, उसी के बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया था, जिसका नाम दुर्धरा था, नहीं कार्नेलिया था, सॉरी, दुर्धरा उनकी पत्नी पहली। जल सेनापति सिकंदर का नियारकस था। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अब मौर्य वंश में पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इसके पुरातात्विक स्रोत में जो सिकंदर का सेनापति वगैरह आया, उसने राजदूत को भेजा था, और उसने इंडिया के बारे में, मतलब कि यहाँ के बारे में अपने बुक में लिखा। लेकिन नॉर्मली ना इंडियन लोग ज़्यादा बुक लिखते नहीं थे, एक तरह से समझिए आलसी होते थे। तो विदेशी लोग ही ज़्यादा आते थे ना, उन लोग लिखने में बहुत विश्वास, मतलब उन लोग राइटिंग में ज़्यादा, राइटिंग उनका बहुत अच्छा रहता था। वो जब राइटिंग लिखते थे तो अपने देश के साथ साथ उनके साथ साथ समकालीन क्या क्या हो रहा है वो भी लिखते थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में का पता कैसे कैसे चला? तो मौर्य वंश का के बारे में जानकारी कितने स्रोत है? पहला पुरातात्विक, यानी पुराने स्रोतों के अनुसार, जैसे कि अभिलेख वगैरह, जूनागढ़ अभिलेख, सहगौर अभिलेख, अशोक गुफाओं में लिखा हुआ अशोक के बारे में, मृदभांड में। ओके, फिर विदेश लोग जो आए, मैंने बोला ना, सेल्यूकस निकोटर का सेनापति था सेनापति सेल्यूकस निकोटर सिकंदर का, और उसने एक राजदूत को भेजा था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक में भारत के मगध की राज्य के बारे में चर्चा किया। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी विवरण है। फिर साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के अनुसार, पहले पुराणों वगैरह के अनुसार, तो पुराण अर्थशास्त्र से पता चलता है, मुद्रा राक्षस बुक के द्वारा पता चलता है। फिर जैन बौद्ध के बुक के द्वारा एक अंगुत्तर निकाय था ना, और भागवती सूत्र, उसके द्वारा मगध की जो सातों वंश है उसके बारे में पता चलता है। हर्यक वंश, हसीन मशूक सा ट्रिक था, हसीन मशूक सा, ओके, जिसमें फर्स्ट हर्यक वंश था, हसीन मशूक सा। तो हसीन से हर्यक वंश से सुनाग वंश देख लिए थे। एक मिनट, पूरा लिख देती हूँ मैं। हाँ, तो हसीन मशूक सा, हाँ से हर्यक वंश को देख लिए थे पिछले वीडियो में रिवीजन में। शिशुनाग वंश, नंद वंश देख लिए थे, इसमें 2 राजा थे, महापद्मानंद और धनानंद। तो धनानंद को मार के ही चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा राजा। इसको कौन बनाया था? तो चाणक्य ने। फिर मौर्य वंश के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना, क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया और बहुत सालों तक, मतलब लगभग 137-38 वर्ष तक, मतलब भारत पे शासन किया, मगध पे। फिर शुंग वंश, कर्णव वंश, सतवाहन वंश। ओके, सतवाहन वंश ने सीसा का सिक्का चलाया था, ये रिमेम्बर रखिएगा। चलिए, तो फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य वंश के पहले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब से कब तक बने? तो 322 ईस्वी में बने और 298 तक रहे। देख रहे कितना लंबा पीरियड है, यानी लगभग 137 वर्ष किए शासन। लिखा हुआ है प्राचीन भारत का राजवंश, जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इतना लंबा
में भी अभी तक कोई नहीं किया है शासन। इसकी स्थापना श्रेष्ठ चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया गया था, जिसे नंद वंश का राजा धनानंद को पराजित किया था। मैंने बोला ना, धनानंद तो ना बहुत ही नंद वंश का बेकार राजा था, मतलब अय्याश था और अपने राज्य के जनता पे बहुत ही मतलब पीड़ा देता था। ओके, तो जब सिकंदर यहाँ हमला करने आया, सिकंदर जब हमला करने आया तो ये चाणक्य तो उनको पता चल गया कि सिकंदर आ रहा है हमला करने, तो उन्होंने धनानंद उस टाइम सबसे बड़ा राजा था, तो उनको सूचना देने गए कि ये आ रहा है हमला करने भारत पे, आप रक्षा के लिए जाए। लेकिन धनानंद क्या किया, चाणक्य को चुट्टी पकड़ के ना बाहर निकाल दिया, उनकी बेइज्जती की। तो वो तो ऋषि ये ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपना चोटी को मतलब खुला ही छोड़ दिया और बोला कि मैं तब करता हूँ कि मैं तुम्हें हटा के एक कुशल शासक मगध को दूंगा। तो वही अपने शिष्य एक चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बनाया राजा मौर्य वंश का, नहीं मगध का। अब मौर्य क्यों कैसे नाम पड़ा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके पिता नहीं थे, तो उनकी माता थी ना, उनका नाम मोरा था, उन्हीं के नाम पे उसने मौर्य वंश का नाम रखा। ओके, यही बात था। और जब गुरु ही बनाएंगे राजा तो उनको सेनापति नियुक्त किया, क्योंकि बहुत ही वो हर चीज़ में निपुण थे, राजनीतिक में, कुशल कूटनीति में, ये सब बहुत ही निपुण थे चाणक्य। ओके, ठीक है। अब इसमें विस्तार में दिया, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनाया। शुरू से राजधानी पाटलिपुत्र चल रहा है। फिर देखिए, सबसे पहला राजधानी हर्यक वंश वाले कहाँ बनाए थे, राजगीर। ओके, फिर जो शिशुनाग वंश वाला आया, उस शिशुनाग वंश का कालाशोक था, शिशुनाग था जो वैशाली कर दिया राजगीर से। लेकिन जब कालाशोक आया तो कालाशोक ने वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दिया, वैशाली से पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र मतलब इसने शहर का भी स्थापना किया। ओके, फिर इस पाटलिपुत्र में तो तब से यही पाटलिपुत्र ही राजधानी चलते आ रहा है। ओके, तो चलिए, कहने का मतलब यही है कि पाटलिपुत्र भी राजधानी है अभी तक में। तो फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य भी पाटलिपुत्र ही बनाए रखा। 322 ईस्वी में इसने गद्दी संभाला, 322 में उनको गद्दी संभालने मिला, उनका राज्याभिषेक हुआ। इनकी माता देखो मोरा थी, जिसने संस्कृत में अर्थ जिसका संस्कृत में मोरा जो नाम है उनकी माता का, उनका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता, इसीलिए उन्होंने अब इस वंश का नाम मौर्य रखा। उनकी शिक्षा तक्षशिला देखिए, हम लोगों ने 16 महाजनपद है तो वो पढ़ चुके हैं ना पीछे। तो 16 महाजनपद तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान था, अभी पाकिस्तान अलग होने के उस समय पाकिस्तान इंडिया मिला था, तो यहाँ पे तक्षशिला है, रावल किला में है ना, तक्षशिला पाकिस्तान में भी। तो ये सबसे बड़ा पहले पढ़ने का केंद्र सबसे पहले भारत में यही था, तक्षशिला था। एक नालंदा बाद में खुला था विश्वविद्यालय, यहाँ से न देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। चाइना का आएगा, फिर सब विदेश से आएंगे, फिर वही सिकंदर का आया, सब आया, राजपूत सब देखने की कैसा, क्योंकि उस टाइम वही हाई क्वालिटी का पढ़ाई था। मौर्य काल में शिक्षा सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरपल यानी निम्न जाति का प्रयोग किया। यानी देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ना थोड़ा निम्न जाति से आते थे, तो ये जो विशाखदत्त है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ये बीपीएससी में पूछा है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया, तो विशाखदत्त ने। और इसकी चर्चा कहाँ से मिला कि विशाखदत्त ने बोला, तो उसने अपने बुक मुद्रा राक्षस में बोला था। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश का उदय का चर्चा, दोनों का चर्चा। इसके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद अंत किया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से, हाँ मतलब जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला है कि वो उसको राजा बनाने में किनका हाथ था, चाणक्य का हाथ था। और वो जो सेल्यूकस निकेटर है उसकी बेटी कार्नेलिया, उससे उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और उसको दहेज में, देखिए ये विवाह किया ना, तो बाहर का था, इधर का, और यहाँ तक इंडिया था, तो इसको ना, इसको 200 हाथी और प्लस दहेज में पाकिस्तान तो था ही, अफगानिस्तान, पूरा ईरान यहाँ तक मिल गया था, यानी मगध यहाँ तक फैल गया था उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। सबसे ज़्यादा विस्तार मगध का या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य
उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तथा उत्तर पश्चिम में ईरान फ्रांस तक लेकर पूर्व में बंगाल। मैंने बोला ना, जैसे ये इंडिया है, ओके, मतलब मानिए भारत का नक्शा चतुर्फलक है, यानी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है अभी के लिए। तो था ना, तो एक मिनट मैं एक बता रफ फिगर। चंद्रगुप्त मौर्य जब था ना, यहाँ पे मगध था, सॉरी क्या मैं कर रही हूँ आज। हाँ तो देखो, यहाँ पे मगध था, ओके। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से विवाह किया, तो ये कार्नेलिया से विवाह किया तो उस टाइम अभी भी दहेज का प्रथा, उस टाइम भी दहेज का था। तो ये कार्नेलिया ने यहाँ से अपना ईरान, क्योंकि वो राजा की बेटी थी, तो ईरान उसको दहेज में मिला, फिर प्लस हाथियाँ मिली बहुत सारी, 200 लगभग हाथियाँ भी मिला। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, फिर बंगाल, यहाँ नीचे कर्नाटक पूरा जीता था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा मगध को फैलाव किया था। और विशाखदत्त ने क्या बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को, निम्न जाति का। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसको 2-3 बार बोलूँगी ताकि आपको याद हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कश्मीर से हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में आक्रमण किया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित उसे कर दिया। और उसकी बेटी कार्नेलिया यानी हेलेना भी नाम था, उसे विवाह कर लिया। दहेज में उसे ऐरात, देखिए दहेज में ऐरात, आराकोशिया यानी कंधारा भी नाम है, जोडेशिया बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान में है, फिर पेराडेशिया काबुल, सब इसको दहेज में मिल गया, ओके। इस बात का उल्लेख किस में, अभी किसी बात को देखो जो इम्पोर्टेंट, हम लोग बहुत सारे राजा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इतना विस्तार में किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, तो इनसे मतलब बहुत कुछ सीखा जाता है। और इनके जो ज़्यादा काम करेगा उसी के बारे में ना ज़्यादा पढ़ना रहता है। जैसे अभी में कलाम, जो अब्दुल कलाम है, उन्होंने बनाया था मिसाइल, तो उनके बारे में बहुत सारा पढ़ना है। बाकी और किसी राष्ट्रपति के बारे में देखते उतना विवरण में नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन जो ज़्यादा महान काम करते हैं उनके बारे में मतलब इतिहास उसी को जगह देता है। इस बात का उल्लेख एपिनस नामक बुक, यूनानी बुक में है, ठीक है। पहला जो निम्न जाति का विशाखदत्त ने दिया। निम्न जाति किसने बोला, विशाखदत्त ने कौन से बुक में बोला, अपने मुद्रा राक्षस बुक में। और मौर्य वंश के पतन और उदय का भी चर्चा है। और सेकेंड स्रोत कहाँ मिल रहा है, दूसरा बुक एपिनियस बुक यूनानी का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में, वही दहेज में उसको 500 हाथी मिला। भारत इतिहास का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता था। सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत, देखिए मैंने बोला ना फर्स्ट में कि राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा को पोलियो वर्थ कहते हैं। देखिए यूनान से जो भी आते हैं ना, या वहाँ के जो लेखक होते हैं उनको, जैसे हम लोग यहाँ पे लेखक बोलते हैं, तो वहाँ के लेखक को पोलियो बर्थ बोलते हैं। तो उसने भी इंडिया के बारे में लिखा, यहाँ पे आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मगध के बारे में लिखा। एक राजदूत मेगास्थनीज, कौन से बुक में, इंडिका बुक में। ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 बुक में हम लोग देखा, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखा है, और इंडिका बुक मेगास्थनीज, ओके। चलिए, मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य में समाज के 7 भागों में बांटा गया, यानी अब बुक में लिखेगा तो बहुत विस्तार के बारे में बताएगा। तो इसके अनुसार बताया कि मौर्य वंश से न अपने समाज को 7 भागों में बांटा गया था। जैसे कि पहला दार्शनिक, यानी जो बाहर से आते थे देश को देखने के लिए, आहिर, फिर सैनिक जो सेना वगैरह रक्षा करते थे, किसान जो अनाज उगाते थे, फिर निरीक्षक जो देखभाल करते थे सारे को, मतलब कि जो मेडिकल वाला काम, डॉक्टर टाइप का, वैद। फिर इस छठा में कारागार, यानी जो कारागार में बंदी बनते थे उनको देखभाल, जैसे अभी कारागार के लिए क्या एसपी डीएसपी ये सब बनते हैं ना, उस तरह से। सभासदा, यानी अभी देखिए हम लोग का सभा कहाँ चलता है, सांसद में चलता है, राज्यसभा और लोकसभा है। इसी तरह से उस टाइम सभासदा भी था। देख रहे कितना पुराना और कितने अच्छे से व्यवस्था की गई थी, इसीलिए इन लोग के बारे में ज़्यादा पढ़ना है।
और इससे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है एंशिएंट हिस्ट्री वाले में। बीपीएससी में तो मेनली पूछता है, दरोगा में तो और इसमें सबसे सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीय लिखने में रुचि नहीं रहते थे। मैंने बताया ना कि भारतीय लोग उतना लिखने में रुचि नहीं रहते थे, विदेश लोग आते थे ना, उन्हीं से ज़्यादा स्रोत मिला। ऐसा नहीं कि भारतीय नहीं लिखे, कुछ लिखे, लेकिन उतना जितना संख्या था उसके अनुसार वो नहीं लिखने में रुचि रखते थे। अभी भी भारतीय लोग उतना नहीं लिखते। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख में मिलती है। यानी ये बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ, मगध का था, मगध यहाँ पे था, बंगाल यहाँ पे था, यानी कि ये यहाँ से भी गया था अभियान करने देखने के लिए। इसका चर्चा महास्थान अभिलेख में मिलता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा, फर्स्ट हम लोगों ने देखा मुद्रा राक्षस बुक, जो विशाख दत्त ने लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में। फिर सेकेंड सेल्यूकस निकेटर ने इंडिका बुक में। ओके, अब थर्ड नंबर का महास्थान अभिलेख से। ओके, और कौन कौन से साहगौर अभिलेख, ये सब रूमन, ये सब अभिलेख से भी पता चलेगा। इन्होंने सुदर्शन झील बनवाया, ये सब भी देखिए आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय करने की जानकारी तमिलनाडु ग्रंथ अनुहार, मुरानार तथा अशोक के अभिलेख से मिलता है। अशोक ने तो बहुत सारा अभिलेख बनाया था, सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक ने बनाया, और उसमें सारे मतलब जितने भी राजाओं के बारे में चर्चा करते गया। तो दक्षिण भारत में देखिए 2 बुक्स ग्रंथ से पता चलता है, अन्नूर और मुरानूर। गोरखपुर में स्थित साहगौर अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के लिए राहत कार्य की चर्चा। यानी कि देखिए गोरखपुर कहाँ पे है, यहाँ पे ना गोरखपुर में ना एक बार अकाल पड़ गया था, तो वहाँ पे ना चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहुत ही अच्छा राजा था। मतलब कि वो अपने जनता के लिए अपना राजकोष से बहुत सारे धन दान किया, यानी दानी दिया। तो ये उसके गोरखपुर के साहगौर अभिलेख से मिलता है। जहाँ यहाँ गोरखपुर में ही ना, यूपी में है, तो गोरखपुर में ही तांबा का भी खोज हुआ था, ताम्रपाषाण काल में। ओके, पढ़े थे हम लोग पीछे, सिंधु सभ्यता के पीछे। ओके, फिर जैन ग्रंथ रत्नावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंपा था। मतलब अब चंद्रगुप्त के बेटा, देखिए चंद्रगुप्त ने तो ढेर सारा शादियाँ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अभी 2 का चर्चा है, मतलब ढेर सारा शादियाँ नहीं किया, बट 2 का मेन चर्चा है कि उन्होंने कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर के कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की बेटी और दूरधरा से किया था, दूरधरा से। ओके, तो दूरधरा से किया ना, उसका बेटा दूरधरा से बिंदुसार हुआ था। बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार को ही गद्दी मिला, वो बड़ा बेटा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रवाहु से ली। भद्रवाहु कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा वहाँ पे भी हुआ था, जो यहाँ पे भद्रवाहु था। तो अकाल पड़ा, तो क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, तो भद्रवाहु वाले इधर आ गए थे, और मतलब कि यहाँ पे आ गए थे श्रवण बेलगोला में, और यहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपना जान दिया था। यहाँ पे लिया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे स्थूल बाबू रह गया था। इन्होंने श्वेतांबर मतलब इन्होंने दिगंबर ही रहा, नंगे ही रहे, पर ये श्वेतांबर भी मतलब कि कपड़ा पहनने लगे वाइट कलर का। ये बौद्ध में हम लोग जैन धर्म में चर्चा कर चुके हैं। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन की शिक्षा भद्रवाहु से मिली। भद्रवाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया था तथा 298 ईस्वी में संलेखना यानी संथरा विधि से प्रणामता किया। संलेखना मतलब भूखे प्यासे रह के अपना जीवन दे देना, त्याग देना। और अब देखिए, अब रूमनदेही के जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार गुजरात में मेनली है, इसका जानकारी गुजरात के गिरनार में इसका से जानकारी भी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर चंद्रगुप्त मौर्य मतलब यहाँ से जानकारी मिल रहा है, समझ रहे हैं कि मतलब कि यहाँ तक भी चंद्रगुप्त मौर्य आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चे से गुजरात का सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया। ओके, देखिए जब
अकाल पड़ा वगैरह ये सब पड़ा, तो जब वो भ्रमण वगैरह करते थे तो यहाँ पे उनका भी शासक जब हुआ तो वहाँ इन लोगों की जनता के लिए एक सुलभ करने के लिए यहाँ पे एक झील का निर्माण किया। झील का क्या काम, झील देखिए झील रहने से कितना बड़ा काम होता है, सिंचाई अच्छे से होता है, फिर वहाँ के लोगों को पानी सुलभ मिल जाता है पीने के लिए, सारे काम के लिए, कपड़े के लिए, चाहे कुछ भी कारखाना, मतलब कारखाना जैसे किसी भी तरह से इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटे छोटे इंडस्ट्री पहले होते थे ना कपड़ा बनाने का, फिर पशुपालन वगैरह, तो ये सब में तो पानी चाहिए ना। तो ये सागर सुदर्शन झील ना इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इससे पता चल रहा है कि वो बहुत ही मतलब दयावादी और प्रतापी राजा था। ओके, उसका राज्यपाल कौन था, तो पुष्यगुप्त था। ये भी पूछता है राज्यपाल, राज्यपाल मतलब गवर्नर। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम विस्तार की जानकारी भी मिलती है। अब सहगौर अभिलेख ये तो धीरे धीरे यहाँ जब गुजरात धीरे धीरे ये पश्चिम में ही ना, तो पश्चिम का जानकारी मिलता है कि यहाँ पे भी आया था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है तथा ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस बुक में 15 अधिकरण यानी 15 लेसन है और इस पुस्तक में राज्य के राजस्व सिद्धांत तथा एक मजबूत राजा का संप्रदाय का पालन किया गया। ओके, देखिए चाणक्य ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले थे, उन्हीं ने उनको पूरा शिक्षा दीक्षा किया था। तो ये चाणक्य थे ना, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ना, तो उन्होंने अपना एक बुक लिखा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से जितना मतलब मेनली वो ही इंस्ट्रक्शन देते थे और चंद्रगुप्त मौर्य करते थे। तो देखिए महान टीचर रहने से ही ना महान आदमी बनता है। तो यही उन्होंने ही सारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वगैरह उन्होंने ही बताया। और वो एक बुक लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जो थे ना, उनका एक इम्पॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। एक बहुत अर्थशास्त्र मतलब अभी क्या होता है, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना, यानी उस टाइम में वो इकोनॉमिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। तो इकोनॉमिक के बारे में उन्होंने 15 लेसन का बारे में चर्चा किया कि क्या क्या है और किस किस चीज़ों को चंद्रगुप्त मौर्य ने पालन किया, इसमें भी चर्चा है। देखिए चाणक्य को ना कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इनका बहुत सारा नाम है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य ही पूरा इम्पोर्टेंट। देख तो शरीर के जैसे 7 अंग होते हैं वैसे ही निम्नलिखित में राजाओं के भी, राज्य के भी मतलब राज्य के भी 7 अंग होते हैं। राज्य मतलब स्टेट का। जैसे शरीर में ऊपर में सबसे ऊपर में हेड होता है, तो सबसे सर्वोच्च होते हैं राजा। उसके बाद आँख का आता है काम देखने के लिए, तो देखभाल करने के लिए कौन होते हैं, मंत्री होते हैं, यानी अमात्य बोला जाता था। अभी का ये नाम है और उस टाइम का ये नाम, अमात्य होते थे। फिर इसके बाद आई के बाद तो आर्म आएगा ना, चलिए आई के बाद आर्म आता है बाह। तो बाह में यानी कि बाह कौन सा होता है, तो हमारा बाह से पता चलता है कि हमारा बाउंड्री कहाँ तक है, मतलब हम लोग कहाँ कितने एरिया छेक रहे। तो यही दुर्ग का पता चलता था, यानी किला कितना दूर तक वहाँ का राजा का सीमा है। फिर मुंह, यानी मुंह खाने के लिए होता है, यानी कितना धन कोष है। फिर ब्रेन सोचने के लिए होता है, यानी कि ब्रेन में दंड सेना, यानी सेना किस तरह का है, न्याय व्यवस्था क्या है। ब्रेन से सोच समझ का काम होता था, सोच समझ में क्या, न्याय का। फिर कान से सुनने का काम, यानी किसका सुनेंगे, जब हम किसी के बारे में कब सुनते, जब उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो ये मित्र सहयोगी कब पता चलता है। और लास्ट में पैर होते हैं, तो जनपद, यानी पैर हमारे कौन है, क्षेत्र एरिया, जो जनपद है ना वहाँ के रहने वाले लोग वो। ओके, तो 7 अंगों का चर्चा है किस बुक में, अर्थशास्त्र बुक में। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य बोला जाता था, ये तो बताएं। तक्षशिला के ब्राह्मण थे वो। तक्षशिला में ब्राह्मण, पहले तो मेन वेद वगैरह ही ज़्यादा पढ़ाया जाता था ना, ये अर्थशास्त्र ये सब की शिक्षा भी की तरह थोड़ी ना, टेक्नोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता था। तो तक्षशिला ही सबसे बड़ा था उस टाइम का विश्वविद्यालय, बोलिए एक तरह से कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी मीन्स कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के वो ब्राह्मण थे, यानी वहाँ के वो टीचर थे। महावंश टीका में भी उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, महावंश टीका में। ये इम्पोर्टेंट, ये भी पूछता है। चाणक्य को क्या बोलते हैं, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। यानी मैकियावेली एक आदमी थे उनको भी बहुत सारा अर्थशास्त्र के बारे में पता था। तो यानी भारत का चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है। इनके पिता यानी चाणक्य के पिता गुनी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक
ग्रंथ की रचना की, इसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजनीति की थी, वही चीज़ है। चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने किया था, तो प्रतिशोध के लिए चंद्रगुप्त का सहारा लिया तथा उनको राजा बना। फिर लूटक में चंद्र का लुटके ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटी कोटक शब्द का उपयोग किया है। एंटी कोटक मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एकदम स्तंभ बनाए, एंटी किसी चीज़ से रक्षा करना, यानी अपने राज्य को एकदम रक्षा करके रखते थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रो कोटस शब्द का उपयोग किया। अब देखिए जो जो शब्द का उपयोग किया गया ना वो सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, विष्णु जो थे, विशाख दत्त जो थे, सॉरी विष्णुगुप्त तो चाणक्य को बोला जा रहा है, विशाख दत्त जो थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या निम्न शब्द से, निम्न विशाख दत्त थे जो निम्न शब्द उनको बोला गया, निम्न शब्द से संबोधित किया। और लूटर्क ने एंटी कोटस को, एंटी कोटस कोट को, एंटी कोट मतलब क्या होता है, एंटी कोट किसी के ऊपर मतलब कोट एकदम बिछाया रखा। फिर जस्टिस ने इनको सेंड्रो कोटस बोला। विलियम जॉनसन, अब ये सेंड्रो कोटस बोला कैसे पता चला, तो विलियम जॉनसन ने इसका पहचान किया था कि सेंड्रो कोटस चंद्रगुप्त को ही बोला गया। प्लूटो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर चाणक्य की सहायता के लिए संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मतलब उन्होंने 6 लाख सेना तैयार कर लिए थे। देखिए छोटे से मतलब निम्न जाति के आदमी को चाणक्य ने कितने ऊपर तक पहुंचा दिया, कितना महान राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर तो उनका मृत्यु के बारे में तो हम लोग को पता ही चला गया कि वो श्रावण बेलगोला में गए थे भाद्रभाव के साथ संलेखना विधि से अपना जान दे दिए। ओके, तो उसके बाद उनका बेटा कौन था, बिंदुसार था, किनसे, दुर्धरा उनकी पत्नी थी, उनसे हुआ था, तो उन्हीं को गद्दी मिला। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार बने, ये राज्य के संचालक। उसमें भी अब देखिए इस यहाँ पर भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही हैं। चाणक्य के नाम अशोक तक रहेंगे, फिर उनका हत्या कर दिया जाता है जहर दे के। अब देखिए इतने बड़े मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे, इतने अच्छे शासन चला रहे, तो दुश्मन तो रहेगा ना। इनकी माता दुर्धरा तथा इनकी पत्नी का नाम चेरु मित्र यशुवद्री था तथा इनके पुत्र सुसीम, अशोक और तिष्य थे। इम्पोर्टेंट मतलब उनके बहुत सारे पुत्र थे, पर इम्पोर्टेंट पुत्र सुसीम, अशोक और तिष्य थे। देखिए क्यों, बिंदुसार भी ना मतलब उनको थोड़ा सा आराम वाला जिंदगी मिला ना, तो वो उतना महान नहीं बन पाए अपने पिता के जैसा, चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा। तो ये भी मतलब बहुत सारे शादियों में, बहुत सारे शादी करने में ही रह गया। तो जब इनका एक बेटा सुसीम था ना, उनको सुसीम चाहता था कि हम राजा बने, तो उसको उन्होंने जम्मू कश्मीर में भेजा, वहाँ पे दंगा हो गया था तो शांत करने, तो सुसीम नहीं कर पाया। जब अशोक को भेजा तो अशोक ने सबको मार काट दिया और मतलब विरोध को शांत कर दिया था। उसके बाद से ही अशोक मतलब एक्टिव हो गया और युद्ध में कौशल होने लगा। मेन वो पहले ना बहुत ही मतलब प्रचंड था, सबको मार देता था अशोक। इसके दरबार में सिया नरेश एंटिक्यूस, देखिए एंटिक्यूस कौन था, सीरिया नरेश। अब सीरिया कहाँ पे है, इंडिया से यहाँ पे है सीरिया कुछ। ओके, तो सीरिया के जो राजा थे वहाँ के एंटिक्यूस अपने एक राजदूत को भेजे इंडिया में भेजे। और यहाँ से जब इंडिया में भेजे तो ये जो बिंदुसार था, उन्होंने इनसे मांग किया कि आप अपने देश से न हमारे लिए एक मीठी शराब मांगा, अंजीर मांगा और शिक्षक मांगा। तो ये सीरिया नरेश ने ना मीठी शराब अंजीर को भेजवा दिया, बट शिक्षक को नहीं भेजा, यानी वहाँ बेस्ट क्वालिटी का शिक्षा तो वो नहीं भेजा। देखिए कितना अच्छा था वो, मतलब अपने देश का शिक्षा हाई रखना चाहता था, किसी को नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ही ये एंटिक्यूस था ना, जो मेगास्थनीस कौन था, सिकंदर का एक सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकोटर, उसका राजदूत था मेगास्थनीस। तो उसका ही ये मतलब कि सत्ता, उसके जगह पे पद ग्रहण किया था एंटिक्यूस ने। देखिए ये आगे लिखा भी रहेगा। इसे मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। सैब्रोटस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया ने अंजीर शराब दार्शनिक मांगा था, तो दार्शनिक नहीं दिया था। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, वो मतलब कि प्रथम में अंजीर मीठी शराब दिया किंतु दार्शनिक नहीं दिया, मना कर दिया सीरिया नरेश ने। और दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था, मतलब कि शिक्षा का व्यापार वो नहीं करता था, बाकी सबका करता था, शिक्षा का नहीं करता था। यही वहाँ के लोगों के लिए क्वालिटी रहा, और वो अभी इतना आगे निकल चुका है, हम लोग से बहुत आगे टेक्नोलॉजी में। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलिडेबस ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा।
बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला यानी कश्मीर के 2 विद्रोह उठ गए। उस समय मैंने बोला ना विद्रोह उठ गए, तो वो सुसीम को भेजेगा तो सुसीम नहीं दबा पाएगा, तो बिंदिसार फिर अपने छोटे पुत्र को भेजेगा। उस समय बिंदु अशोक जो था अवंती था भी, तो अवंती को राज्यपाल था, तो फिर उसको भेजा। तो वो अशोक ने क्रूरता पूर्वक पूरा विद्रोह को शांत कर दिया तथा बिंदुसार ने आजीवक, उसके बाद बिंदुसार जो था वो बूढ़ा हो गया था, तो आजीवक संप्रदाय को अपनाया। देखिए ये धर्म है। इसके बेटा पिता फादर यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। देखिए मौर्य वंश वाले तीनों धर्म को अपनाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है ना जो जैन धर्म को, अब बिंदुसार रहेगा ना ये अजीवक संप्रदाय को अपनाएगा, और फिर इसके बाद जो अशोक निकलेगा वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा। ओके। तो बिंदुसार का 2 नाम भी दिया गया, अमित्र घातक और शत्रु विनाशक भी। ये फिर वायु पुराण में भी इसे भद्रशार भी कहा गया है। ये सब जो हाईलाइटेड है ना ब्लैक कलर का, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मित्र घात और शत्रु विनाश किसको बोला गया है? बिंदुसार को। भद्रशार किसको बोला गया? वायु पुराण में बिंदुसार को। जैन धर्म में इसे सीन से कहा गया। देखिए इससे पता चल रहा है ना कि दोनों राजा और धार्मिक जो युग था एक साथ चल रहा है। वेद जैन ये सब मतलब सिमिलर ही चल रहे हैं। इसमें देखिए वैद वाले में राजाओं का चर्चा है, फिर राजाओं में भी वैद या जैन धर्म और बौद्ध धर्म का चर्चा चल रहा है ना, आजीवक संप्रदाय का चर्चा यहाँ पे मिला। यहाँ अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं, मतलब ये इसने बिंदुसार ने मतलब जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब संभालने दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना लंबा राज्य लिया था। यहाँ से इंडिया ये मगध से विस्तार करते करते यहाँ ईरान तक आ गया, फिर इधर दक्षिण पूरा पश्चिम बंगाल तक पूरा, ये इतना बड़ा था भारत। लेकिन जो इसका बेटा बिंदुसार है वो कुछ विस्तार नहीं किया, जो उसको बाप से मिला था वही बस उसको राज्य होगा। ओके। इसने अपने शासन में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। अब भारत के इतिहास में पिता का पुत्र और पुत्र का पिता का उपनाम से जाना जाता है, मतलब कि पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मेनली ज़्यादा फेमस है, और अशोक के लिए। अब इसका बेटा जो आएगा ना उसको सम्राट बोला गया, क्यों? महान बना। एक बुरा आदमी जब अच्छा बन जाता है तो महान ही होगा, क्यों? बुराई से अच्छाई में जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा आदमी तो अच्छा रहता है, यानी कि जब बुरा आदमी एक अच्छा बन जाएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसके लिए। और ये जो अशोक था कलिंग के आक्रमण के बाद बहुत ही मतलब सौम्य हो गया था, एकदम निर्मल भाव का हो गया था उसका हृदय। इतना वो दुख ये देख लिया ना मारकाट कलिंग में, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में थोड़ा जो अहिंसा का चर्चा है, हिंसा नहीं करने का, उसके बाद वो धार्मिक बन गया एक तरह से। चलिए, तो सम्राट अशोक ने गद्दी कब संभाला? 259 में 232 तक। इसका जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ, और जब ये 259 में अपना गद्दी संभाला, इसके 8वें वर्ष यानी 261 में कलिंग पर आक्रमण करेगा। ये कितना मतलब समझिए महान है। कलिंग पर सारे जगह को जीतते हुए कलिंग पर आक्रमण किया, उसके बाद 8वें वर्ष ही ये महान बन जाएगा। ये मतलब कलिंग पे आक्रमण किया नहीं, ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए 261 यानी इसके 8वें वर्ष याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी तथा एक कुएं में डाल दिया, और कुएं आज तक पटना में आदम कुआं के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ में आ रहा है कि 99 भाई उसका था। समझ रहे हैं कि बिंदुसार ने कितना शादी किया था, 99 पुत्र उसका हो गया, और उसमें से अशोक ही सिर्फ महान निकल पाया। ओके, 259 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा देखिए राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 में ही कलिंग पर आक्रमण कर लिया। कलिंग की राजधानी तोशिला था जिस पे आक्रमण किया, और कलिंग के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? अब ये पता कहाँ से चलता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है कलिंग, इसीलिए इसकी जानकारी कहाँ से मिला? ये बुक के बारे में पूछा जाएगा, अभिलेख के बारे में पूछा जाएगा। तो खारवेल है हाथी गुफा, वहाँ पे मिलता है। ओके, खारवेल में हाथी गुफा है। देखिए अशोक का अलग से हम लोग को फिर अभिलेख भी पढ़ना है, क्योंकि इसका अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसका मतलब मेन बहुत सारे अभिलेख इसने लिखवाया, लेकिन मेनली इसका 13 अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर कितने लिपियों में, मतलब मेनली 4 लिपि में पूरा लिखा है। 4 लिपि मतलब 4 भाषाओं में, पहले लिपि ही बोला जाता था, अभी भी तो देवनागरी की लिपि है इंडिया का भाषा। इसके अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। नंदराज जो कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने इसे युद्ध नीति को सदा ही त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान में धम्म घोष की स्थापना कर दी। धम्म घोष यानी बौद्ध धर्म का एक आश्रम धम्म घोष स्थापना कर दिया उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों के को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। अब कुछ हाथी के लिए या राज्य के लिए क्या, ये मतलब ऐसा बुक्स में कुछ कुछ बुक्स में जैसा जैसा लिखा वो दिया हुआ है। कलिंग के आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म में अपना लिया, तो बोलेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने किसने लिया? अपना जो उसका भतीजा था यानी भाई का बेटा निगोर था, उससे उसने अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसके जो शिक्षक थे उपगुप्त थे। देखिए भतीजा, देखिए अपने भाइयों को 99 को मार दिया, लेकिन उसके जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो अपने भाई के बेटा यानी भतीजा निग्रोथ से ही वो दीक्षा ले लिया बौद्ध धर्म का। तो निग्रोथ ये पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रेरणा किससे मिला? तो निग्रोथ से मिला। और उनकी शिक्षा किसको दिया? तो उपगुप्त ने दिया। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, मतलब शुरू में ब्राह्मण, परंतु बाद में उसने जब अपने भतीजा को देखा ना तो बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने के बौद्ध का धर्म, क्योंकि उसमें अहिंसा का चर्चा नहीं है बौद्ध धर्म ना, इसलिए, और वो अहिंसा से उब गया था, इतना मारकाट किया ना कि उब गया। इसीलिए बोलते कोई चीज़ को इतना अति मत करो कि वो बेकार लगने लगे। इसने इतना अति कर दिया था कि एकदम उसको वो चीज़ से नफरत हो गया, इसलिए उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व धर्म था, उसने कभी भी बौद्ध धर्म के राजकीय धर्म घोषणा नहीं किया। किंतु अशोक मतलब अपना अब देखिए राजा वो तो एकदम क्रूर था, किसी को भी सुनता नहीं था, मारकाट कर लेता था, लेकिन ये तो हृदय परिवर्तन किया, उसके मन में ना भावना, यानी कि लोग कैसे जानेंगे? अब कोई आदमी 10 वर्ष तक किसी को मारते रहेगा, गुंडा कहलाएगा, और फिर अचानक से वो धर्म परिवर्तन कर लेगा तो किसी को बिलीव नहीं ना होगा। तो यही चीज़ें वहाँ की जनता उससे बहुत ही डरते थे, लेकिन जनता डरते थे तो वो तो अपना मतलब कि वो चाहता तो अपना जो ब्राह्मण धर्म अपनाया था वो लागू कर सकता था कि सबको मानना, लेकिन ऐसा नहीं, उसका परिवर्तन हृदय हुआ तो किसी पे थोपा नहीं, सिर्फ अपने माना, और जिसको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, जिस धर्म को माना वो मानो। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्तित्व धर्म था, वो किसी पे थोपा नहीं अपने राज्य पे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके बेटा जो महेंद्र थे और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देखिए श्रीलंका यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ से अशोक ने अपने बेटी को भेजा। उसने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा बहुत प्रचार किया अशोक ने। अब इसमें से देखिए अशोक के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कितने लिपियों में उन्होंने अभिलेख लिखाया है, तो 4 लिपियों में, और उनका कितना अभिलेख इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कहाँ कहाँ गया और किस देश में गया, इतना मेन इंपॉर्टेंट है भी। चलिए तो जल्दी से देखते हैं हम लोग। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, मतलब किसको किसको भेजा? पहला तो हो ही गया धर्म प्रचारक के महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, ये इंपॉर्टेंट है, पता है, पूछता है क्वेश्चन। सोना और उत्तरा को सुवर्णा भूमि में भेजा। महारक्षिता को यवन देश में भेजा। यवन कहाँ है? ईरान के जो जहाँ से सेल्कोस निकोटर आया था, सिकंदर वगैरह, इधर। महादेव को मैसूर भेजा। मच्छियम को हिमालय क्षेत्र के यानी ऊपर में भेजा। अब मच्छिंगतन को कश्मीर एवं गांधार में भेजा। देखिए मत्स्य से नाम है तो कश्मीर में समझिए, ऊपर में पूरा हिमालय और कश्मीर है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के लिए 8वें वर्ष ही धर्म प्रारंभ की, तथा उसकी यात्रा में क्रम इस प्रकार थे, यानी देखिए अच्छा वो जब लिया ना शिक्षा तो घूमेगा ना जहाँ जहाँ जाके वहाँ के शिक्षा लेने के लिए, वो जो स्थल बना बौद्ध धर्म वहाँ पर जाके शिक्षा लेगा, वहाँ के देखेगा। तो देखिए सबसे पहले बोध में गया था। बोध गया में क्या था? बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे उनको शिक्षा मिला था। उसके बाद कुशीनगर गया। कुशीनगर में क्या? महात्मा बुद्ध को महापरिवहन मिला था, यानी मरे थे, मृत्यु हुई थी उनका। फिर लुम्बिनी नगर, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का क्या जन्म हुआ था। फिर कपिल वस्तु जो नेपाल में, यहाँ पे भी गया। फिर सारनाथ ये शायद मिसप्रिंट है, सा ऐसे लिखाएगा, ओके।
तो सारनाथ में बौद्ध धर्म में पहला अपना उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। फिर श्रावस्ती, उसके बाद श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। ओके, देखिए मैं इन्हें पिछला भी रिवीजन करवा रही हूँ, ओके ना। कहने का मतलब है कि आपको रिवीजन करते रहना। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की तथा 10वें वर्ष लुम्बिनी। देखिए 8वां वर्ष तो उसने कलिंग पे स्थापना, 8वां जब अशोक ने बना 259 में उसने राज्याभिषेक लिया, तो 261 में कलिंग पे आक्रमण किया। उसके बाद यानी ये इसका 8वां वर्ष था, 8th ईयर था कलिंग पर आक्रमण। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म ले लिया, यानी इसके जैसे ही 9वां वर्ष घुसा और 10वां वर्ष 2 वर्ष के बाद इसने बौद्ध घर गया चला गया, फिर लुम्बिनी चला गया। इस तरह से मतलब कि यात्रा स्टार्ट कर दिया बौद्ध अशोक ने ही। अब देखिए ये इतना बड़ा अनुयायी बना तो ये तीसरा संगीति करवाएगा बौद्ध धर्म का। 255 इसी में पाटलिपुत्रा में ही करवाया तथा इसके अध्यक्ष को मोगलीपुत्तिस को रखा अध्यक्ष। अब पूजा पाठ जो ब्राह्मण लोग ही ना कराएंगे तो उनके अध्यक्ष वही बने। इसके पहले देखिए कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई, ये भी हम रिवीजन मारते। पहला 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहला किसने कराया? अजात शत्रु ने करवाया। कहाँ करवाया? राजगीर में करवाया। ओके, दूसरा किसने करवाया? काला अशोक ने, यानी अशोक से पहले काला अशोक आया, उसने कहाँ पे करवाया? तो वैशाली में करवाया। सॉरी, देखिए तो पहला अजात शत्रु राजगीर में करवाया, काला अशोक वैशाली में करवाया, तीसरा अशोक ने करवाया पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीति बहुत दिन के बाद अब होगा, यानी ये मतलब ये सब BC में हो रहा है, अब इसके बाद AD में होगा। ये कौन सा करवाएगा? तो कुंडलवन में करवाएगा, कनिष्क करवाएगा, जिसको द्वितीय अशोक भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये भी अशोक की तरह काम किया इसलिए अशोक द्वितीय कहा गया। और किससे करवाएगा? ये वसुमित्र से। अशोक ने किससे करवाया? मोगलीपुत्तिस से। राजगीर में किसने करवाया? अजातशत्रु ने महाकश्यप से। वैशाली में काला अशोक ने सब बीमार से करवाया, सकीमार से। सॉरी, मेरा थोड़ा सा टंग स्लिप होता है। ओके, मुगलीपुत्तिस कहलाए। ओके, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति हुआ, इसलिए इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्तिस ने किया। श्रीलंका में सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वहाँ पे प्रचार के लिए अपने बेटा बेटी संघमित्रा को भेजा था, तो वहाँ पे के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ओके, और तथा किसी धर्म में भेदभाव ये नहीं करते थे। अशोक के समय मुद्राएं कौन कौन सी चली? तो सोना का चलाया, चांदी का चलाया, तांबा का चलाया, तीनों तरह का। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान किया। पहले के लोग गुफा में ही रहते थे ज़्यादातर, इसलिए उन लोग के लिए 4 गुफा का सुविधा। पहला सुदामा, दूसरा कंस, चौपड़ा और विश्व झोपड़ी, ये नाम है। 4 गुफाएं, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। आजीवक संप्रदाय के गुफा आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। दशरथ जो राम भगवान के पिता थे ना दशरथ, उनके द्वारा किए थे। उनके उत्तराधिकारी कुलंग थे। ओके, तो आगे जाके कुलंग बने। अशोक की 5 पत्नियां थी। देखिए जो इम्पोर्टेंट पत्नियां हैं ना उन लोगों का नाम है ऐसे पत्नियों, क्योंकि पत्नी के बारे में यहाँ पे क्यों बोला गया ना, क्योंकि उन्होंने अपने अभिलेख में भी पत्नी का चर्चा किया है। एक कारुबाकी है ना, उनका चर्चा कौशाम्बी अभिलेख में करेंगे। देखिए 5 पत्नियां असंगीता थी, देवी थी, कारू आती थी, पद्मावती थी, नित्यराक्षस थी। जिसमें अशोक ने सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी को, मतलब सबसे ज़्यादा कारुबाकी को माना। कौशाम्बी के अभिलेख में इनका चर्चा किया। अशोक कारुबाकी को कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग किया, यानी इनको सबसे ज़्यादा मान रहे। कलहंग के पुस्तक राजतरंगिणी में ये पता चलता है कि किनके बोलने पे, तो यानी अपनी पत्नी कारुबाकी के बोलने पे। ये बुक राजतरंगिणी बुक, ओके। उनका अधिकार कश्मीर पर था तथा अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी तट पर श्रीनगर शहर का स्थापना किया। जब लड़ने गए थे तो सब कोई मर गया, उसके बाद श्रीनगर को बसाया। नेपाल में देवपत्तम नामक एक नहर बसाया, नेपाल में भी। अशोक का भारत पहला ऐसा शासक जिसने अपने संदेश में अभिलेख के माध्यम से जनता को पहुंचा, यानी इस अशोक ही एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा अभिलेख लिखवाए, यानी जनता को ये सब अपने बौद्ध धर्म के ये सब के बारे में, अपने बारे में कुछ अभिलेख से ही बताया। ओके,
तो अशोक को अभिलेख के लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? देखिए किससे मिला, जो इराक का पहला शासक डेरियस प्रथम था, जिसने सबसे पहले इंडिया पे आक्रमण किया था। ईरान का जो है पहला, इराक का डेरियस प्रथम, इससे उनको अभिलेख का चर्चा मिला, क्योंकि डेरियस प्रथम बहुत सारा अपने समय में अभिलेख लिखा था, उन्हीं से उनको मिला। या इसे दायवादू से मिली, एक और दायवादू था, उनसे मेनली डेरियस प्रथम से मिला। अशोक की अभिलेख देखो कितनी भाषा यानी प्रकृति में, 4 भाषा में, पहले ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइका लिपि और ग्रीक लिपि। ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक लिपि में शाब्दिक लिपि, ब्राह्मी लिपि देखिए भारत में ज़्यादा चलता था, ब्राह्मण लोग ज़्यादा देते थे, ब्राह्मण से ब्राह्मी लिपि भारत में ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। खरोष्टी लिपि ज़्यादा पाकिस्तान में चलता था, इसलिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिलता है इसका। खरोष्टी लिपि में है ना कि दाएँ से इधर से लिखाता है, जिस तरह से उर्दू लिखाता है ना उसी तरह से। अरमाइका लिपि अफगानिस्तान में मिला, यानी पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है। और फिर ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में, यहाँ पे है ना, मतलब इस सीमा पे वो अरमाइका लिपि चलता था। अफगानिस्तान में देखिए 2 लिपि, खरोष्टी लिपि, सॉरी ग्रीक लिपि और अरमाइका लिपि, 2 लिपि। अशोक का शिलालेख पहली बार टी फ्रेटर ने 1750 में खोजा था। तो किसने खोजा? टी फ्रेटस ने 1750 में। और इससे इम्पोर्टेंट है ना कि किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुई, अशोक का अभिलेख पढ़ने तथा समझने का सफल कौन हुआ? 1837 में जेम्स प्रिंसेस। अशोक ने अपने उत्तराधिकारी अधिकतर अभिलेख अपना नाम देवनाम प्रियदर्शनी लिखा है। देखिए अशोक ने अपना नाम डायरेक्ट अशोक नहीं लिखा था, प्रियदर्शनी। इससे ना बहुत दिनों तक हम सबको पता ही नहीं चला कि किनका अभिलेख। लेकिन जब ये उनका अभिलेख में एक जगह प्रियदर्शनी सम्राट अशोक का नाम आया राजस्थान के भबरू अभिलेख में, तब लोगों को पता चला कि ये प्रियदर्शनी अशोक ही हैं। तो ये जो अशोक है इनका कौन पता किया? जेम्स प्रिंसेस ने किया था। इसका नेम इम्पॉर्टेंट। मगध के गुर्जरा एवं कर्नाटक के मास्की नेहर तक उद्गोलन अभिलेख अशोक का स्पष्ट नाम लिखा। देखिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इसमें भी मध्य प्रदेश यानी एमपी में है गुर्जरा और कर्नाटक में है मास्की। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। ओके, फिर भबरू अभिलेख में अशोक ने अपना नाम सम्राट बताया है, सम्राट। भबरू अभिलेख, ओके, भबरू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। और कौन सा? मध्य प्रदेश का गुर्जरा और कर्नाटक का मास्की। इसको 2-3 बार बोले याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गुर्जरा, कर्नाटक का मास्की में अशोक लिखा हुआ है, सम्राट लिखा हुआ है भबरू में। ओके, और आसाम से अशोक ने कोई साक्ष्य नहीं मिला, यानी आसाम से नहीं मिला। आसाम किधर है? आसाम पूरब तरफ है ना, इधर आसाम, तो इधर से मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला। मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे अशोक ने अपना अभिलेख नहीं लिखा है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया, यानी मूर्ति वगैरह। ये तो हम लोग पहले पढ़े ही हैं कि शिलालेख, इसे वृहद शिलालेख या लघु शिलालेख विभाजित किया जाता है। मतलब शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पे लिखना शिलालेख, स्तंभ लेख छोटे पत्थरों पे लिखना उसी को बोलता है। गुह लेख यानी गुफाओं में जो लेख लिखा जाता है काट के पत्थरों को। तथा देखिए अब अशोक का चतुर्दश शिलालेख, 4 तरह का शिलालेख है। ओके, और उसके बाद अशोक का जो 14 शिलालेख हम लोगों ने 14-13 शिलालेख है जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। ओके, अशोक के बारे में बहुत लंबा पढ़ना है, तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है। इसके बाद हम लोग अशोक को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें अभिलेख पढ़ेंगे। फिर अशोक का मौर्यकालीन में कौन कौन से जाति व्यवस्था आया, सैन्य व्यवस्था आया, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा आया, ये सब देखेंगे यहाँ। उसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।